हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ये सेशन में आपका पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे संविधान के भाग 4 और भाग 4A दोनों को हम समझते हैं। भाग 4 में लिखा गया है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार को ये निर्देश है कि किस तरीके से वो राज्य में लोगों के हित के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इनके हितों की रक्षा के लिए और इनके हितों के संवर्धन के लिए प्रयास करेगी। और ये एक तरीके से निर्देश है राज्य सरकार को। और चूंकि ये बाध्यकारी नहीं है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वो बाध्यकारी है राज्य के लिए या सरकार के लिए, अगर वो सरकार आपको फंडामेंटल राइट्स से अगर वंचित करती है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके वंचन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। बल्कि इसके लिए बोला गया है कि राज्य सरकार के लिए अगर ये आर्टिकल 36 से 51 के तहत लिखी गई जितनी भी बातें हैं उन बातों को अगर राज्य सरकार फुलफिल कराने में अक्षम रहती है तो इसके लिए जनता के ऊपर ये छोड़ दिया गया और जनता उसको राज्य सरकार को जवाब देगी अपने वोट के द्वारा। अपने आगामी सरकार या आगामी इलेक्शन में जनता उस सरकार को वोट के द्वारा हटा सकती है और अपने लिए नई सरकार का चुनाव कर सकती है। तो इन सभी बातों को हम देखने का इसमें प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डीपीएसपी भारत के संविधान में कहां से ली। तो डीपीएसपी का भारत में संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया इनको, और ये भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का इनका उद्देश्य था। भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भारत में एस्टेब्लिश करना इनका भी प्रमुख उद्देश्य था। और लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड कराना, ये हमारे डीपीएसपी का एम है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ये भी हो गया। और प्रस्तावना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी इसको रखा गया है। जितनी भी बातें प्रस्तावना के अंतर्गत हैं, चाहे वो समाज, चाहे वो अवसर की समानता हो, चाहे न्याय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, तो इन सभी बातों को प्रस्तावना में लिखेगी। इन सभी बातों के लिए कोई एक विशेष भाग अगर बोलें डेडिकेटेडली, वो भाग 4 हमारे को सबसे पहले देखने को मिलता है। अब इनका क्या एम था या क्या इनके जो मेन प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है डीपीएसपी का। तो ये न्याय योग्य नहीं, अर्थात इनको न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती है, इनके लिए कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता है। ये सकारात्मक प्रकृति के, अर्थात ये सरकार को या राज्य सरकार को कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ बात राज्य सरकार के लिए ये एक निर्देश देते हैं कि आप लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीजें करने का प्रयास करें, और ये बाध्यकारी नहीं है। अर्थात अगर किसी राज्य सरकार के पास इन सब बातों को फुलफिल करने के लिए अगर उचित संसाधन नहीं है तो वो राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं है कि इन सब बातों को वो फुलफिल कराएगी ही, ठीक है। बीएन राव मौलिक अधिकार के साथ साथ डीपीएसपी, जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के समान दर्जे पर डीपीएसपी को रखने का जो सबसे पहले सुझाव था वो बीएन राव के द्वारा दिया गया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को एक ऐसे अधिकार के तौर पर भारतीय संविधान में रखा गया जिनको संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही इफेक्टिव माना गया। अर्थात अगर ये अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति तुरंत ही कोर्ट में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो व्यक्ति जा सकता है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य थे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इनको धीरे धीरे लागू करवाने का राज्य सरकार प्रयास करेगी। जिस राज्य सरकार के पास जितने या जिस सरकार के पास जितने अपने संसाधन होंगे, उस संसाधनों के उतने उचित दोहन के हिसाब से वो राज्य या वो सरकार अपने लोगों को वो सारी बातें को फुलफिल करवाने के लिए प्रयत्न करेगी। इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार चाहे तो वो करेगी, लेकिन सरकार के पास अगर संसाधन ही नहीं है तो इन सब बातों को फुलफिल करवाने के लिए मतलब बाध्यकारी है, ये हम बोल नहीं सकते। हम देखते हैं डीपीएसपी जितने भी हैं तो 3 प्रकृति है उनकी, एक तो गांधीवादी, एक समाजवादी और एक उदारवादी। इन सभी को हमने 3 कैटेगरी में हम इस तरीके से देखते हैं। डीपीएसपी को ऐसे चक्की भांति जिसको बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है, ये बोला था केटी शाह ने। और एक अन्य जो हमारे विद्वान हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन, उन्होंने डीपीएसपी को सोशल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर इन्होंने संज्ञा दी है। बात करते हैं इन 3 केसेस की, ये क्या है। तो जब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में बहस छिड़ी तो इसमें से इनकी श्रेष्ठता पर सवाल उठने लग गए। तो केशवानंद भारती केस में बोला गया कि जब भी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की बात होगी तो मौलिक अधिकार हमेशा ऊपर रखे जाएंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस बात को उलट दिया जाता है और कहा जाता है कि जब भी ये बातें आपस में टकराव होंगी
तो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा डीपीएसपी को ऊपर रखा जाएगा। इस बात में डीपीएसपी को ऊपर रखा गया, इसमें फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा गया। फिर एक वाद आता है मिनर्वा मिल्स केस, और इसके तहत बोला जाता है कि जब भी इन दोनों के टकराव की स्थिति होगी तो ऐसा करते हैं कि न कोई एक बड़ा है न कोई दूसरा छोटा है, बल्कि ये आपस में इनको संतुलन करने का इसमें प्रयास किया गया और बोला गया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बात करते हैं भाग 4 के खंड क में क्या है। पार्ट 4 में तो डीपीएसपी है, लेकिन पार्ट 4 के पार्ट ए में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, रशिया से हमारे एक कॉन्सेप्ट लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का। व्यक्तियों के या नागरिकों के कुछ यहाँ पर भारत के नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य सुझाए गए और इनकी संख्या प्रारंभ में 10 थी, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में पार्ट 4 का एक और एडिशनल सब पार्ट 4 को यहाँ पर जोड़ा गया, पार्ट 4A, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे संविधान में पार्ट 4A ये जोड़ा गया था। और बाद में हम देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, उनकी संख्या बढ़ाते हुए इनकी संख्या क्या कर देगी, 11 कर देगी। तो वर्तमान में अगर देखें तो प्रारंभ मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। प्रारंभ में थी 10, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए प्रत्येक अभिभावक क्या करेंगे, यह प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है। ठीक है, इस बात को 11वें फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के बारे में एक सूक्ष्म सा आपको इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि आखिर 36 से 51 के बीच में जो बातें हैं उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो बहुत सूक्ष्म है, इसको जानने का प्रयास करेंगे, बहुत सरल सी भाषा में याद रखें। 36 और 37 इन दोनों का ऐसे याद रखेगा कि 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और बोला गया है कि जैसे संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, इनको हम राज्य बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। और 37 में बोला कि जितनी भी बातें इस पार्ट 4 में लिखी गई हैं वो बातें न्याय योग्य नहीं है, या उनको आप उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, वो बाध्यकारी नहीं है, या वो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बातें लिखी गई हैं 37 आर्टिकल में। 38 आर्टिकल बात करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का जो सरकार है वो प्रयास करेगी, अर्थात भारत में लोक कल्याणकारी राज्य, ए वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। 39 में बात लिखी गई है, इसके अंतर्गत बात लिखी गई कि संसाधनों का समान वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, अर्थात जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको किसी एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित करना न हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को रिसोर्सेस पर समान रूप से अवसर मिले, ताकि कोई गरीब का गरीब न रहे और कोई अमीर से अमीर ही न बनता जाए। और इसी में दूसरी बात ये लिखी समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही काम को एक महिला एक पुरुष अगर कार्य कर रहे हैं या कोई दो व्यक्ति कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। 39A जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसके तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया और बोला गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल आपको एड, फ्री लीगल एड इसमें आपको 39A के तहत दिया जाएगा। 40 जिसको एक गांधीवादी आर्टिकल भी बोला जाता है। गांधीवादी आर्टिकल इसलिए क्योंकि जब तक 73वां संविधान संशोधन नहीं बना था तो उससे पहले तक 73वें संविधान संशोधन 1992 से पहले तक प्रत्येक राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी बात नहीं थी कि वो अपने यहाँ पंचायतों का गठन करेगी। फिर भी 2 अक्टूबर 1959 को हम देखते हैं कि भारत में पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बन चुकी थी। उसके बाद जब सभी राज्यों में तो ये पंचायतों का गठन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे जब इस बात पे आगे बढ़ावा मिलता तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पास होता है और इसके तहत पंचायतों का गठन बाध्यकारी बना दिया जाता है और प्रत्येक राज्य पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगी, इस बात को इसमें बोला जाता है। और जिसके तहत हम देखते हैं कि 24 अप्रैल 1993 से इस बात को या इस संविधान संशोधन को लागू कर दिया जाता है और इसीलिए हम 24 अप्रैल को देखते हैं कि भारत में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कुछ दशाओं में न्याय, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 बोलता है, जैसे आपकी वृद्धावस्था, जैसे आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आपकी विकलांगता है, तो उन दशाओं में भी आपको काम मिलेगा या काम पा सकते हैं या कोई भी आप लोक कल्याण की या लोक सहायता पा सकते हैं, इस बात का आर्टिकल 41 में जिक्र है। अब जैसे आर्टिकल 41 में अगर आपको काम मिल गया तो 42 बोलता है कि क्या काम करने के लिए मानवोचित दशाएं हैं, तो राज्य या सरकार आपके लिए प्रावधान करेगी कि जो दशाएं हैं काम करने के लिए वो मानव के उचित दशाएं होनी चाहिए, काम करने योग्य दशाएं होनी चाहिए। इस बात का जिक्र आर्टिकल 42 में किया गया। आर्टिकल 43 हमें इस बात का सुझाव देता है
आर्टिकल 43 में बोला गया है कि जब आपको काम करने की मानवोचित दशाएं भी मिल रही हैं तो 43 के अंतर्गत बोला गया कि एक न्यूनतम निर्वाह मजदूरी आपको मिलेगी। कामगारों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी मतलब पहले आपको काम पाने का अधिकार, फिर मानवोचित दशाओं में काम करने का अधिकार, उसके बाद जब काम मिल रहा है तो उसके लिए एक न्यूनतम सैलरी पाने का अधिकार। ये बात है आपको आर्टिकल 43 में बोला गया। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जिस तरीके से एक क्रिमिनल कोड उसी तरीके से एक सिविल कोड। क्रिमिनल कोड में जैसे कोई आदमी अगर कोई अपराध कर दे तो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो उसको उस कार्य के लिए उस क्राइम के लिए समान सजा मिलती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन कास्ट। लेकिन जब समान सिविल कोड आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हिंदू धर्म के अपने कुछ कानून हैं उसी प्रकार से मुस्लिम के धर्म के भी अपने सब एक कानून है। लेकिन हिंदू धर्म के जो हमारे नागरिक कानून हैं वो मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के नागरिक कानून से भिन्न है। लेकिन राज्य सरकार के लिए यह बात बोलेगी कि वो प्रत्येक धर्म में या प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करे। अब हर एक राज्य सरकार के अपने अलग अलग मांगे, तो अभी तक भारत में ये चीज लागू नहीं हो पाई। 45 में बोला गया कि 6 वर्ष से कम आयु के लिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें इसकी लैंग्वेज बदल दी गई और बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार क्या करेगी, उनके लिए प्रयास करेगी। और आर्टिकल 21A के अंतर्गत भी हम यही बात देखते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी 51 आर्टिकल 51A के तहत जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी यही बात बोली गई है कि राज्य जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी शिक्षा का प्रावधान इन 3 जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A के 11वें पॉइंट पे। नेक्स्ट 46 में एक बात बोली गई है कि SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उनकी शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, प्रावधान करेगा। उनकी आर्थिक शिक्षा और उनकी जो आर्थिक समृद्धि है, शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उनके लिए राज्य सरकार प्रावधान करेगी। मद्यपान, पोषाहार और स्वास्थ्य 47वां आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो मादक पदार्थ हैं उनके मादक पदार्थों पर रोक लगाने का प्रावधान या प्रयास राज्य सरकार करेगी। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है क्योंकि मैंने बताया था आर्टिकल जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप उनको अगर अलाउ वो फॉलोअप नहीं होते हैं तो उनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा शराब पर बैन नहीं लगाया गया, कुछ राज्य सरकार के द्वारा शराब पर बैन जरूर लगाया गया है। ठीक है, तो मद्यपान और व्यक्तियों के पोषाहार और व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के वाली चीजें करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। 48 में आपको कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के संबंध में जानकारी मिलती है कि राज्य कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के संवर्धन के लिए इन सब बातों का प्रयास करेगी। 49वां आर्टिकल क्या बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के भवन स्मारकों जैसे लाल किला हो गया, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, ये राष्ट्रीय धरोहर है। तो इन राष्ट्रीय धरोहरों को संजोने का राज्य सरकार प्रयास करेगी। ये सरकार प्रयास करेगी, चाहे कोई भी हो, वो बात लिखी गई 49 में। 58 में बोला गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों को अलग अलग रखा जाए, इन दोनों को इनका आपसी टकराव न हो, इस बात के लिए आर्टिकल 50 दिया गया। और आर्टिकल 51 डेडिकेटेडली इसमें दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी जो सरकार है वो प्रयास करेगी। तो इन सभी बातों को आर्टिकल 36 से 51 और 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, इन सभी बातों को हमने अभी आज की वीडियो में पढ़ा। उम्मीद है कि ये आपको आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए जरूर मददगार होगी। थैंक यू।